हेलो, मैं हूं श्वेता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। मेडी सर्कल में हम हमेशा आपकी बात कराते हैं देश के जाने माने डॉक्टर से और उनके द्वारा, उनके थ्रू आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको, उनके बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियों से आप कैसे बच के रह सके, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे हम उन बीमारियों से दूर रहे और एक हेल्दी लाइफ जी सके, ये हमारी कोशिश रहती है। बारिश के इन सीजन्स में कई बच्चों में एक खास तरह की बीमारी देखी जा रही है, हैंड फूट माउथ डिजीज, यानी हाथ पैर और मुंह की बीमारी। वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई भारतीय राज्यों में हैंड फूट माउथ डिजीज की काफी सारे रिपोर्ट्स मिले हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड से भी इसकी खबरें आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो हैंड फूट माउथ डिजीजेस के केसेस थे, उनके काफी वेरियस ट्रेंड्स डिटेक्ट हुए हैं। HFMD, जैसे इसे शॉर्ट में बोला जाता है, हैंड फूट माउथ डिजीज के मामलों की वजह से नई दिल्ली और NCR के कई सारे स्कूल्स को ऑनलाइन क्लास मोड चुनना पड़ा है। ये छोटे बच्चों में, खासकर प्राइमरी, प्री प्राइमरी के बच्चों में तेजी से फैल रहा होता है। एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और पेशेंट्स और जो अपने छोटे बच्चों को काफी तरह के सिम्टम्स, फीवर और इनके साथ काफी रैशेस देखे जाते हैं बॉडी पे। तो पेरेंट्स को किस तरह से इस बीमारी के बारे में हम अवेयर करा सके, इस दौरान अगर आपके बच्चे को हैंड फूट माउथ डिजीज है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह से हम अपने बच्चे के इस समय केयर करें, यही जानने के लिए आज चिल्ड्रन हेल्थ केयर अवेयरनेस सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर अजय गुप्ता से। डॉक्टर अजय गुप्ता एक रेनोन्ड पीडियाट्रिशियन है, सीनियर कंसल्टेंट है। पिछले 27 सालों में उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट के रूप में काम किया है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अजय से इस बीमारी के बारे में। हेलो डॉक्टर अजय, वेलकम टू मेडी सर्कल। Hello, thank you for giving this platform to me, for sharing my thoughts with the parents. We are very much proud to pleased to have you doctor, because कई बार बच्चों से रिलेटेड कुछ भी परेशानी होती है तो माँ बाप काफी घबरा जाते हैं। खासकर शरीर पे जब दाने देखे जाते हैं, कई बार इनको कोविड से रिलेट किया जा रहा होता है और ये कई हद तक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। एक तो ऐसे ही कोविड के बाद बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे होते हैं, इस तरह की बीमारी आ जाती है तो फिर उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है और ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट करने पड़ते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं एक्चुअली हैंड फूट माउथ डिजीज होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? जी। Yes, thank you. Actually, hand foot mouth disease एक वायरल डिजीज है, जैसे आपने बताया. So it is a very mild viral disease which is caused by a virus called Coxsackie virus. So इस वायरल डिजीज में जैसे आम हमारी जो भी वायरल डिजीज है, जैसे डॉक्टर्स के पास जब पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि नजला जुकाम खांसी है, बुखार है हल्का, कोई बात नहीं 4-5 दिन में चले जाएगा, तो वैसे ही ये भी एक वायरल डिजीज है। अगर हम इसको लाइटर टोन में लें तो इसके जैसे नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज, तो हाथों के ऊपर दाने होना, पाम्स के ऊपर होना, फुट के ऊपर, सोल्स के ऊपर, वहां पे छोटे से दाने लाल रंग के होना या कई बार थोड़े से पानी से भरे हुए सफेद रंग के दाने होना और उनके आसपास कुछ रेड कलर का हेलो हो जाता है, ये होना। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात बच्चों में होती है वो होती है माउथ के अंदर अल्सर्स हो जाना। तो मोस्टली पोस्टीरियर फेरिंक्स, जिसको कहते हैं पिछले पार्ट में ज्यादा ये दाने हो जाते हैं। तो हैंड, फुट एंड माउथ, इन तीनों के ऊपर किसी भी तरीके का ये जो अल्सर्स और स्किन रैश है, इसको मिला के हम कहते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज। और साथ में थोड़ा सा 2nd to 3rd डे फीवर आ जाता है और दैट इज यूजुअली अ वेरी माइल्ड सॉर्ट ऑफ फीवर। सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है? सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि जब रैश देख लिया स्किन के ऊपर, तो हमारे जिसको सोशल कल्चर में भी हमारे में ऐसे है कि स्किन के ऊपर दाने होने के बहुत से अदर डरावने रीजंस हैं या जो हमें परेशान कर देते हैं पेरेंट्स को। तो बिल्कुल सही है, बात तो है, लेकिन ये बड़े अलग तरह के लीजन्स होते हैं जो डॉक्टर बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं होती, हल्की बीमारी है, हल्के से ही लेना चाहिए। तो प्रिकॉशंस रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुश्किल तब है जब वो अल्सर्स जो मुंह में हैं वो इतने एग्रीवेटेड या बड़े हुए हों कि आपको खाने में दिक्कत कर दें। बच्चे जो है पहले ही खाने में बहुत, आजकल ऐसे नहीं है कि दे आर वेरी गुड एंड कैजुअल ईटर्स, दे आर फसी ईटर्स मोर सो। तो ऐसे में जब वो खाना छोड़ते हैं
तो एक बड़ी दिक्कत बन जाती है। और जब पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि नहीं भाई ये तो खाना पड़ेगा क्योंकि आज का तो तुम्हारा डाइट कोटा पूरा नहीं हुआ, तब और भी बड़ा इशू हो जाता है। एक तो पहले दर्द हो रही है, पेन हो रहा है, ऊपर से पुश करते हैं, तो दैट समटाइम्स लीड्स टू प्रॉब्लम्स। सो दिस इज व्हाट हैंड फुट माउथ डिजीज। कई बार डॉक्टर अजय, माउथ अल्सर्स की वजह से बच्चे सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे होते हैं, कुछ बच्चे तो कुछ भी नहीं खा पा रहे होते हैं, जिनकी वजह से कमजोर हो जाते हैं और जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो भी नहीं कर पा रहे होते हैं। माँ बाप की परेशानी इस बार और बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं। तो डाइट से रिलेटेड क्या ऐसे चीजें पेरेंट्स को करनी चाहिए, स्पेशली हैंड फुट माउथ डिजीज केसेस में? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हैंड फुट माउथ डिजीज में ओरल इंटेक कम होगी, खाना पीना कम हो जाता है। वही आप पेन है, अल्सरेटिव लीजन्स हैं, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जब खाने की सॉलिड्स में दिक्कत आएगी, कुछ नमक वाली चीज होगी तब दिक्कत आएगी, या शायद कुछ सिट्रस होगा तब दिक्कत आएगी। अगर इन तीनों चीजों को हम समझ लें तो कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ, अगर हम उनको ठंडी चीज दें, मीठे वाली चीज दे दें और सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में दे दें, तो देन द थिंग्स बिकम इजी। दो नॉट वेरी इजी, पेन तो थोड़ा रहता है, लेकिन relatively as compared to solids, नमक वाली चीज या रोटी सब्जी, these things can be easily taken. Like for example, you can give custard, you can give खीर, you can give ठंडा दूध, रूह अफ़ज़ा। तो ये चीजें they are good enough in a small quantity. More frequently will actually maintain the hydration. But one thing I would say that parents should not push the child to eat every time. Sometimes child is not comfortable eating. तो हम जो फोर्स करते हैं वो वॉमिट कर देते हैं। अच्छा, अब पहले तो खा बच्चा कम रहा है, ऊपर से अगर वॉमिट भी करेगा तो वो डिहाइड्रेशन में जाएगा, सो दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो फोर्स नहीं करें, सबसे बड़ी बात है। और अगर जैसे मैंने ये फूड बताए हैं, अगर ऐसे लोगे तो द थिंग्स विल बी इजी। यूज स्मॉलर क्वांटिटीज एंड मोर फ्रीक्वेंटली, थिंग्स विल बी इजियर। आई नो टाइम इज एक्चुअली डिफिकल्ट, जब बच्चे नहीं खाते हैं पेरेंट्स एंक्शियस भी हो जाते हैं, वरिड भी होते हैं, बट दिस इज द टाइम फॉर द पेरेंट्स टू बी मोर पेशेंट। थोड़ा स्लो डाउन रहें और ये समझ ले मन में कि बहुत फिक्र वाली बीमारी नहीं है, टाइम के साथ जैसे आई है चली भी जाएगी। आगे बात करेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट भी करना है, तो बिल्कुल समझ आ जाएगा एंड ऑफ द टॉक। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ के आ रहा होता है डॉक्टर अजय, कई बार ये बीमारी मतलब जिस तरह से अभी देखी जा रही है बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में काफी ज्यादा इस तादाद में बढ़ रही होती है। अलग अलग स्टेट से कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आपके भी जैसे 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव रहा है, तो आप अनुभव के बेसिस पे बताएं कि क्या पहले ये कम थे केसेस, या अभी बच्चे थोड़ी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये डिजीजेस ज्यादा देखे जा रहे हैं? इसके कारण क्या है बच्चों में हैंड फुट माउथ डिजीज होने के? देखिए, जब काफी टाइम पहले एज ए डॉक्टर हम पढ़ाई करते थे तो हमने ये पढ़ा था कि दिस इज ए पुअर हाइजीन वाले लोगों की डिजीज है। आई मीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू चिल्ड्रन प्रोबेबली, एंड ह्यूमंस आर द ओनली कैरियर्स, और ऐसे इधर उधर से घूमती नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। पर ऑफ लेट हमने देखा कि स्प्रेड कैसे हो रही है, तो उससे आई मीन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आंसर एक्चुअली कि ये पहले हो रही थी कि नहीं हो रही थी। इन माय एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 10 years I have been diagnosing hand foot mouth disease every year. अब वो बच्चे कम थे, बच्चे बढ़ गए हैं, या पेरेंट्स को ऐसी डिजीज की पहचान हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, या सोशल मीडिया और सिस्टम ने इतना बता दिया कि ये डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, एंड थिंग्स हैव is coming into say focus and highlight हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रहे हैं। पर डेफिनेटली हमारे पास एज डॉक्टर्स पेशेंट्स जरूर ज्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो डॉक्टर अजय, कई बार बच्चों के शरीर पे जो ये रैशेस देखे जाते हैं, कई बार लोग इसे कोविड से कंफ्यूज करते हैं। कोविड में भी शरीर पे रैशेस के सिम्टम्स देखे जाते हैं, और जिससे पेरेंट्स और ज्यादा एंग्शियस और घबरा जाते हैं, क्योंकि कोविड बच्चों में होना काफी खतरनाक माना जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका पहला क्वेश्चन कि कोविड से भी रैश होता है, इससे भी रैश होता है, एग्रीड, रैश तो होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक और विजिबल रैश टोटली डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिमिलर है, देयर इज स्टार्किंग डिफरेंस। सेकेंडली, बच्चों में कोविड होना एक बहुत खतरनाक चीज है, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। बच्चों में कोविड जब पहले भी हो रहा था, जब पूरा फुल फ्लेज्ड कोविड था, जब हमारे पास बहुत मोर्टेलिटी थी, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी, उस टाइम पे भी बच्चे तो बहुत सेफली इसमें से निकल रहे थे। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर वर वेरी फ्यू केसेस व्हिच वर गोइंग इनटू सीवियर COVID infection and getting
complicated and getting ICU admissions and more so. So in any case दोनों चीजें अब आज की डेट में कोविड वायरल इन्फेक्शन और ये हैंड फुट माउथ डिजीज दोनों बड़ी माइल्ड चीजें हैं, इनको बिल्कुल I mean we should learn from it that this disease is here, COVID is also here. We have to just pass through this bravely and जिसको कहते हैं थोड़ी सी अपनी precautions लें, थोड़ा स्मार्ट वे से हैंडल करें इसको. दैट इज इट. आई थिंक दोनों चीजों को हमारा पार्ट एंड पार्सल अगर है ही है तो थोड़ा सा बस स्मार्ट वे से निकल लेते हैं, इसमें से कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. दोनों पे बहुत ही अच्छी बात की कि कई सारे बीमारियां हैं, खासकर कि कोविड, इससे हमें डरना नहीं चाहिए. और इसे लाइफ में जो हमारे कुछ हम लोग ने लॉकडाउन के दौरान से हैंड वॉश करना, सैनिटेशन करना, सेफ डिस्टेंस रखना, छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो हैंकरचीफ का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें बच्चों में हमने काफी आदतें डाली हैं और इनसे डरना नहीं है, इनके साथ हमें आगे बढ़ना है. डॉक्टर जी, मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार देखा जाता है कि ये बीमारी बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही होती है, कितनी कॉन्टेजियस है कि कई बार ऐसा होने की वजह से क्लास में अगर एक बच्चे को हो रहा होता है तो बाकी भी बच्चों में इसके लक्षण देखे जाते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज के. तो क्या ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है? Yes, absolutely. It is highly contagious. बहुत तेजी से फैलती है. माइल्डर फॉर्म है बीमारी की, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर फैलती इतनी तेजी से है कि एक पैनिक और एक फिक्र हो जाना पेरेंट्स के लिए बड़ा जेन्युइन सी बात है. अच्छा देखिए, बच्चे जो है ना, फैलती कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं. फैलती है जैसे बच्चे हैं जो छींकते हैं, खांसते हैं, मुंह को कवर नहीं करते, दो दे आर नाउ लर्नेड एनफ थ्रू कोविड की थोड़ा सा करने लगे, लेकिन बच्चे जब अपने ग्रुप्स में होते हैं, अपने जोन में होते हैं ना, तो ये सारा कुछ उनको कुछ याद नहीं रहता. तो छींकना, खांसना, नाक बह रहा है, नाक को पोंछना, फिर इधर उधर टच करना, फिर उसी टच से, उसी छींक ड्रॉपलेट से मतलब ट्रेवल करती है ये एक बच्चे से दूसरे, तीसरे, और वेरी फास्ट इट स्प्रेड्स. अब बच्चे खाना भी कॉमन जगह पे इकट्ठे बैठ के खाते हैं स्कूल्स में, तो सलाइवा, ऑल सॉर्ट ऑफ सिक्रीशंस एक्चुअली दे आर इन्फेक्टिव. ड्रॉपलेट्स होगी ब्रीदिंग से, छींक से, खांसी से. जो लीजन्स हैं उसमें से जो मैंने कहा वाटरी लीजन्स होते हैं, तो उसमें से जो फ्लूइड निकलता है दैट इज इन्फेक्टिव. उस पर हाथ लगाया, कुछ डेस्क पे कुछ पेन शेयरिंग कर ली तो वहां से स्प्रेड हो गई. अगर कुछ कॉमन यूटेंसिल्स में से खाना खाया तो स्प्रेड हो गई. सो देखिए ना, कितने तरह की मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गए, और वो सारे मोड्स ऐसे हैं जो बच्चे दे आर इनटू इट डे इन डे आउट. तो ऑब्वियसली बड़ी फास्ट फैलने का सोर्स है, और ये डिजीज इसी चीज का फायदा उठा के बहुत तेजी से फैलती है. बट द गुड पॉइंट इज इट इज वेरी माइल्ड. जी डॉक्टर, अगर इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में देखे गए, जैसे कि सोर थ्रोट होना, फीवर होना, साथ ही साथ अल्सर्स, माउथ अल्सर्स या बॉडी पे रैशेस, तो इस केस में डॉक्टर को कब अप्रोच करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है और ये कितने दिनों तक रहता है? आमतौर पे देखिए, हैंड फुट माउथ डिजीज स्टेज एग्रेसिव टिल से 7 to 8 days. Infectivity also stays during these 7 to 8 days through respiratory से ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और जो टच जैसे खाने पीने के यूटेंसिल्स के थ्रू. पर स्टूल्स में ये जो वायरस है ना, ये 1.5 महीने तक भी ट्रांसमिट हो सकता है. अब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि जो छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को जो डायपर्स वगैरह यूज करते हैं, उन बच्चों में स्टूल्स में एक्सक्रीट हो रहा है अगर महीने 1.5 महीने के बाद भी, और आप अच्छी हाइजीन नहीं रख रहे हो, उनकी डिस्पोजल डायपर्स की अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो यू आर हैंडलिंग द डायपर्स एंड द बेबी एंड नॉट मेंटेनिंग हाइजीन योरसेल्फ, अच्छे से साफ सफाई नहीं रख रहे हो, फिर आप किसी और चीज को टच करते हो, देन यू आर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग दिस इन्फेक्शन फ्रॉम द स्मॉल बेबी डायपर्स और अदरवाइज पुअर हाइजीन चाइल्ड टू द अदर चाइल्ड ऑल्सो, एंड दैट विल कैरी ऑन टिल से 1.5 से 2 महीना तक भी चल सकती है. सो दैट इज व्हाई हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब डॉक्टर को कब मिलना है? मैंने बताया फीवर 2 से 3 दिन के बाद आया तो 2 दिन 48 घंटे ज्यादा से ज्यादा रहता है और चला जाता है. तो अगर फीवर 48 आवर्स के बियॉन्ड कंटिन्यूड रहे तो पीडियाट्रिशियन से मिल लेना चाहिए. और अगर खाने पीने में इतनी दिक्कत हो कि बच्चा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, बहुत लेथार्जिक, सुस्त हो गया है, और आपको खुद से ही दिख रहा है कि इसकी डेली इनटेक बहुत ज्यादा कम है, तो probably he is going into dehydration, and for this case he might require a drip, IV fluids. तो डॉक्टर से अगर मिल लेंगे, he will clinically assess the situation, how much dehydration is there, and whether the child needs oral push or some other techniques, or maybe IV fluids admit करके 24 से 48 घंटे लगाने पड़े, तो डॉक्टर can decide this. So in
दो सिचुएशंस में डॉक्टर को मिल जाना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और अलग से करता हूँ। हैंड फुट माउथ डिजीज का एक वेरिएंट है, दिस वेरिएंट इज कॉल्ड हर्पेंजीना। हर्पेंजीना इज कॉज्ड बाय कॉक्सैकी 6 टाइपोवायरस। वैसे वो 1 से 6 नंबर तक कॉक्सैकी 1 2 3 4 5 6 करते हैं इसको, लेकिन जो 6 है ये थोड़ी सी एग्रेसिव डिजीज करता है। तो इसमें क्या होता है कि फीवर हाई ग्रेड होता है, सोर थ्रोट ज्यादा एग्रेसिव ज्यादा होता है, इसमें खाने में और ज्यादा दिक्कत, dysphagia, painful eating, and there is like these lesions are more painful as compared to the normal hand foot mouth disease in the mouth. तो इसके कारण प्रॉब्लम और ज्यादा थोड़ी एग्रेसिव दिखती है। तो यूजुअली मैंने देखा जो इस कॉम्प्लेक्स के साथ पेशेंट्स आते हैं ना, ये ज्यादा दिक्कत में होते हैं और यही ज्यादा डिहाइड्रेशन में जाने के चांसेस में होते हैं। दो आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स इस सीजन में, पर उनको एडमिशन 1 या 2 से ज्यादा किसी को जरूरत नहीं पड़ी। तो डॉक्टर की तरफ से जब रीअश्योरेंस हो जाता है ना, तो पेरेंट्स थोड़ा सा मन टिक जाता है कि हाँ भाई एक्चुअली कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। घर पे फिक्र होगी अगर हम ये चीजों का ध्यान रखेंगे, ये हर्पेंजीना वाले सिम्टम्स या डिहाइड्रेशन पे डाउट लग रहा है या फीवर कंटिन्यू कर रहा है, तो पीडियाट्रिशियन से मिलके इस बात की क्लैरिटी कर लें। बाकी वी आर देयर, ऑल डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प द पेरेंट्स। कब किस चीज की जरूरत है वी कैन टेल मी। और ये हर्पेंजीना में होता है, इसमें ना थोड़ी सी एक इंडिकेशन और भी होती है, थोड़े से ओल्डर बच्चों में ज्यादा होता है, लाइक मोर देन 5-6 ईयर्स। आमतौर पे ये डिजीज 1 से 5 साल में मैक्सिमम 80%, देन 5 to 8 years इट इज 15 to 20%। ये हर्पेंजीना थोड़े ओल्डर पेशेंट्स में होगा, उसमें हेडेक होगा, थोड़ी सी लाइक बैक एक भी होगी ओल्डर पेशेंट्स में, और इसमें वॉमिटिंग और पेन एब्डोमेन के सिम्टम्स भी कुछ आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेशेंट्स दे आर आल्सो गिविंग दी सिम्टम्स। सो थोड़ा सा डिमार्केट करना डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि अगर ऐसी सिचुएशन लगे तो थोड़ी सी एक अलर्ट है पेरेंट्स के लिए कि डॉक्टर को मिले। लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिक्र करना शुरू कर दें। थिंग्स आर गोइंग टू गेट ऑल राइट ऑफ इट्स ओन, इवन इफ दिस इज गोइंग टू हैव, आई मीन हर्पेंजीना पार्ट है तब भी ठीक तो हो जाएगा, लेकिन यू कैन सी योर पीडियाट्रिशियन। आपके ही आपने जैसे बताया कि अलग अलग एज ग्रुप में डेफिनेटली 1 to 5 इस बीमारी का प्रेवलेंस ज्यादा देखा जाता है और 5 से 8 साल तक में 15 से 20% होता है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है डॉक्टर अजय, अगर घर में किसी एक बच्चे को ये हो जा रहा होता है, जिस तरह से हम देखते हैं बहुत ही कंटेजियस है, तो क्या बड़ों को या बड़े बच्चों को जो एडोलेसेंट किड्स हैं, क्या उन्हें भी ये हैंड फुट माउथ डिजीज होने के चांसेस होते हैं? हाँ, चांसेस तो है, लेकिन वही जितना ट्रांसमिशन छोटे बच्चों से, जैसे वायरस तो ट्रांसमिट हो ही गया, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो टिल 8 years इट इज नोन, एडोलेसेंट्स में प्रॉबली वायरस गया लेकिन दैट इज नॉट प्रेजेंटिंग इनटू ए हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। सो एक्चुअली तो वायरस इकट्ठे ही आया होगा घर में, बच्चे इतना आपस में इंटरमिंगल्ड या प्ले खेलते हैं, तो छोटे में लीजन्स होते हैं, बिल्कुल 5 साल से छोटे बच्चे में, 7-8 साल वाले बच्चे में होते हैं कई बार बहुत ही माइल्डर वर्जन ऑफ द डिजीज, और उनसे बड़े में बिल्कुल ही नहीं होते। तो एक ही घर में अगर 3 उम्र के बच्चे भी मैंने देखे हैं तो यही पैटर्न होता है उसमें। इसी से जुड़ा एक और सवाल है डॉक्टर कि अगर इस तरह से ये कंटेजियस है और फैल रहा होता है, तो जिन बच्चों को ये नहीं है उनके माँ बाप, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत एंग्शियस होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी क्लास में दूसरे बच्चों को हो रहा होता है, तो वो काफी फिक्रमंद हो जाते हैं कि उनके बच्चों को ये इन्फेक्शियस बीमारी, कंटेजियस बीमारी ना हो। तो उसके लिए ऐसे पेरेंट्स को आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स देने की सलाह देंगे? देखो, ये 4 pronged स्ट्रेटजी है सीधी। सफाई, हैंड्स वॉश करें फ्रीक्वेंटली, और डायपर हैंडलिंग और स्टूल हैंडलिंग अगर कोई पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे खुद से कर रहे हैं, उनको थोड़ा ट्रेन करें कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें और हर इधर उधर जगह को हाथ नहीं लगाएं जब बच्चों में है। अब ट्रांसमिशन जो टाइम है ना, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, 1 से 3 दिन का ही है, तो ट्रांसमिट करता रहता है पहले 8 दिन, वेजाइकल्स बन गए, पानी रिसना शुरू हुआ, ड्रॉपलेट से आ गया, तो बड़ी तेजी से पहले दिनों में ही फैल जाएगा। तो प्रिकॉशन रखेंगे तो बच पाएंगे, अदरवाइज तो तभी पता चलेगा जब हो जाएगी बीमारी। नंबर 1 हैंड वॉश एंड सफाई रखना। नंबर 2, बच्चों के टॉयज बड़े कॉमन है, जो शेयरिंग सबसे ज्यादा की होती है, टॉयज, बॉल्स एंड अदर टॉयज इस एज ग्रुप में, तो वो टॉयज जो है वो शेयरिंग थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, और अगर हैं जो टॉयज उनको भी थोड़ा सा वॉश कर लें, किसी भी सोप सोल्यूशन में वॉश कर लेंगे, दैट इज गुड इनफ, एक्सेप्ट फॉर ऑल दोस सॉफ्ट टॉयज एंड अदर थिंग्स, उनको थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, मतलब उसमें यूज ना करें।
और तीसरा है कि शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स को अवॉइड कर लें, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि सेलिवरी सिक्रीशन से भी ट्रांसमिट होता है, तो कॉमन फूड यूटेंसिल्स हैं तो वहां से भी हो सकता है। अगर हम हाथ टच कर रहे हैं, हमारे कोई वेसिकल्स हैं, तो यूटेंसिल्स को अवॉइड कर लें। और फोर्थ है कि डिस्पोजल ऑफ स्टूल्स एंड डायपर्स। ये बार तो सारे कहीं तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा बेबी जिसको हो भी रखा होगा, उसके डायपर्स की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो वो एक ट्रांसमिशन का जरिया बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये ट्रांसमिशन मैंने बताया था, दिस कंटिन्यूज टिल 6 to 8 weeks। जब आपके घर में वैसे आपको लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आप शायद वायरस को ट्रांसमिट होने में हेल्प कर रहे हो। और एक और है जिसको मैं मतलब बोलना और प्रोपिगेट नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चों को स्कूल उन दिनों के लिए इसलिए भेजना बंद कर दें कि आपका बच्चा दूसरों को बीमारी ना दे रहा हो। एक तो सिचुएशन है कि मैं स्कूल नहीं भेज रही मदर, कि मेरे बच्चे को बीमारी ना हो जाए। उससे एक स्टेप पहले का स्टेप है, इफ वी हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आवरसेल्व्स, कि अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सा डाउट भी हो गया तो होल्ड ऑन टू द स्कूल फॉर 7-8 days, विच इज द मोस्ट इन्फेक्शंस पीरियड। तो डराने के लिए नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चे को हो गया और स्प्रेड इतनी तेजी से हो रहा है, तो लेट्स मेक दिस पॉइंट कि हम अपने बच्चे को घर ही रख लें। इस तरह जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर अजय गुप्ता ने बहुत ही सही बात की कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की काफी हद तक बनती है। अगर आपके बच्चों को हैंड फुट माउथ डिजीज है, 6 से 7 दिन जो इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड है, जो सबसे ज्यादा खतरे का, जो जिस तरह से ये फैल रहा होता है, उस वक्त अपने बच्चों को घर पे ही रखें ताकि ये दूसरे बच्चों में ना फैल सके। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अजय, कई बार ये पेरेंट्स और स्कूल्स के जो टीचर्स और ये लोग भी काफी कंफ्यूजन रहते हैं कि कब बच्चों को वापस आने देना चाहिए स्कूल, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 6 से 7 दिनों में, फीवर बिल्कुल नहीं रहता, सोर थ्रोट की भी परेशानी काफी हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन जो शरीर पे लीजन्स है, जो रैशेस के मार्क्स थे, वो अभी तक वैसे रहते हैं, जिसमें कभी कभी इरिटेशन और जिस तरह से खुजली कर रहे होते हैं छोटे बच्चे, तो वो इरिटेशन रहता है। तो क्या आप क्या सलाह देंगे कि कई डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि लीजन्स को देख के वो बता सकते हैं कि अब ये फैलने वाले स्टेज से बाहर चला गया है, तो इस पर भी कुछ बताएं कि ऑन एन एवरेज बच्चे कब से स्कूल वापस जा सकते हैं, या बहुत ही केस टू केस बेसिस पे होता है? केस टू केस बेसिस पे ये डिसीजन लेना एक्चुअली बहुत ही टफ और डिफिकल्ट है। तो लेट अस सी द बेसिक्स। बेसिक्स इज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सांस और छींक खांसी से जा रहा है। That usually happens till first 8 to say a maximum sort of days 10 तक। और जो वेसिकल्स एंड लीजन्स हैं, अगर वो पानी वाले लीजन्स हैं, तो उतनी देर तो वो इन्फेक्टिव रहेगा। अगेन दोज लीजन्स ऑल्सो स्टे टिल 7 to 10 days, मैक्सिमम 10 days, 7-8 दिन पे सूख जाते हैं। तो जब हम देखें कि सारे लीजन सूख गए, कोई गीला लीजन नहीं है, तो दैट मीन्स वाटर शेड, जो फ्लूइड तो निकलना बंद हो गया, इन्फेक्टिविटी टच वाली भी खत्म हो गई। 10 दिन तक हमने ड्रॉपलेट वाली भी इमेजिन कर ली कि मैक्सिमम 10 days है। तो इन दोनों से ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। स्कूल्स में कोई, जो हम तीसरी बात कर रहे थे, शेडिंग थ्रू स्टूल्स, दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल अनलेस बहुत ही पुअर हाइजीन वाले बच्चे हों। तो ये फर्स्ट 2 इंस्टेंसेस को अगर देख के चले तो 10 days शुड बी एनफ। बट पेरेंट्स कैन सी, अगर 10 days 11 day पे भी कोई वेट लीजन है तो 2 दिन होल्ड कर ले। अगर वेट लीजन भी नहीं है, सब ड्राइड अप है, इचिंग सिर्फ हो रही है, देन इट डज नॉट यूजुअली इज इन्फेक्टिव। और इसमें एक बात हमारी शायद इसमें रह गई है कि तो करना तो कुछ है ही नहीं है ना। डॉक्टर ने भी तो यही बताना है कि भाई फीवर हो रहा है तो पैरासिटामोल दे लो, दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट पहले भी करी, अब भी कर रहा हूं, जाते हुए भी कर रहा हूं, हाइड्रेशन। जस्ट वॉच फॉर द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। तो उसको कैसे आपने अपने टैक्टफुली बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, ये स्किल है पेरेंट्स का। जी, ये बहुत ही सही इंपॉर्टेंट जानकारी और डॉक्टर अजय गुप्ता पीडियाट्रिशियन ने हमारे साथ शेयर की। आई होप पेरेंट्स को काफी ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगी होगी, बिकॉज कई बार बच्चों को अगर कुछ होता है तो पेरेंट्स काफी हद तक घबरा जाते हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अजय गुप्ता ने इस बीमारी और इसके सिम्टम्स, साथ साथ इसके ट्रीटमेंट और सबसे ज्यादा हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ये बीमारी दूसरे बच्चों में न फैले, इसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन दिस चिल्ड्रन हेल्थ केयर अवेयरनेस सीरीज। डॉक्टर होने के साथ साथ आपने
बहुत ही सहज तरीके से पेरेंट्स को एक आश्वासन देते हुए इन्फॉर्मेशन दी, ये बहुत ही जरूरी है। कई बार जैसे मैंने कहा, बच्चों को कुछ होता है तो माँ बाप सबसे ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। उसमें दवाई और इसके साथ साथ ये भरोसा जो आपने दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। शायद इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच।